नमस्ते। पॉलिटी आगे करते हैं और आज आर्टिकल 16 पे डिस्कस करेंगे। 16 थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, कई सारे डायमेंशंस आपके कवर होंगे और अपने दिमाग को थोड़ा सा हम स्थिर और थोड़ा खोल के रखेंगे, चीज़ें याद हो जाएं। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ये पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर लक्ष्मीकांत से, और फिर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और बता दूंगा। पढ़ते हैं। देखिए 16 के कितने भाग है? 1 2 3 4, फिर 4 के, और उसके अलावा फिर 4 ख, और उसके अलावा 5, और उसके अलावा 6। इसमें 6 नहीं है क्योंकि नया ऐड हुआ है। तो कुल मिला के हम जो 16 पढ़ेंगे इसको कई सारे भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन परीक्षा में 16 से जो आता है 4 के और 4 ख से आ रहा है। अभी आरपीएससी उतना ही पूछ रही है, फिर भी हम थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16, आर्टिकल 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। इसका मतलब ये है कि राज्य के अधीन जो भी कोई सरकारी नौकरी है उन सब में सबको अवसर मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी कि आरएस के एसडीएम की पोस्ट आई है तो सर समानता तो है ही, तो समानता है तो सबको एसडीएम बना देंगे। ऐसा नहीं होगा भाई। फॉर्म भरने के लिए सबको समानता रहेगी, नौकरी के लिए समानता नहीं रहेगी। और फॉर्म के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे वही, ऐसा नहीं कि आपको 14 साल का बच्चा कह दे या 71 साल का व्यक्ति कह दे कि मुझे फॉर्म भरना है, वो क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा। ठीक। किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो पहली बात तो आपको 16(1) में समझ में आई कि ये इक्वलिटी की बात करता है ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेस एंड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है। हाँ, ये देखो किसी पद पर नियोजन के लिए अवसर की समता, इक्विटी होगी यहाँ पे। समझ में आ गई एक बात। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। 16 में बस इतना ही दिमाग रखना कि जो 16 साल के हो गए 16(1) में सबको नौकरी के लिए एलिजिबल मान लेंगे। ठीक। 16(2) बहुत इंटरेस्टिंग है। 16(2) में लिखा हुआ है राज्य के अधीन। यहाँ पे सब में राज्य के अधीन लिखा हुआ है, मतलब 16(1) और 16(2) में अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में। यहाँ पे नियुक्ति की बात नहीं आई है, नियुक्ति पहले में है, यहाँ नियुक्ति की बात नहीं है। यहाँ पे नियोजन और पद इसकी बात है। पद के संबंध में केवल, अब ये यहाँ पे भी ओनली वर्ड लिखा हुआ है, केवल 15 में भी था। 15 में 5 आधार थे: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें +2 और ऐड कर लेते हैं, +2। 5 तो वो सेम रहेंगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। एक ये उद्भव और एक निवास, 19। उद्भव और निवास जो है वो इसमें +2 और हो गए। उद्भव और निवास, जरूरत नहीं है उद्भव क्या होता है, निवास का आपको पता ही है, मूलवंश क्या होता है। ठीक है, अनावश्यक 15 मिनट खराब होंगी। तो बस 5 आधार तो 15 वाले रह गए। अभी यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि सर ये केवल क्यों लिखा? केवल केवल इसलिए लिखा कि हाइट के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, उम्र के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, वजन के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। नौकरी में राष्ट्रपति गार्ड के लिए वैकेंसी है, जिनकी हाइट 6.25 फीट है, 6.5 फीट है, उन्हीं को लेंगे। तो कोई 5.5 या 6.5 हाइट वाला बोल दे कि सर मुझे भी लो, क्योंकि आपने कहा कि लोक नियोजन के विषय में सबको अवसर की समानता मिलेगी, और मैं भी भरूंगा। कहेंगे नहीं, क्यों? हम ये नहीं कहेंगे कि 2 लड़के आए, एक दोनों की हाइट जैसे 7-7 फीट है, एक हिंदू धर्म का एक मुस्लिम धर्म का, तब वहाँ विभेद नहीं करेंगे। या आप तो इस धर्म के हो तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। हालांकि
इसमें अपवाद है एक, वो आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, क्या अपवाद है धर्म का, वो देखेंगे। अभी आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको दो चीजें ये समझ में आई कि 16(1) में लिखा हुआ है कि भाई सबको अवसर की क्या रहेगी, समता रहेगी, अवसर की समता। और 16(2) में मैं 5+2 लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5+2 इसलिए लिख रहा हूं मैं। आर्टिकल 23 में कुछ आधार आएंगे, आर्टिकल 29 में कुछ आधार आएंगे, आर्टिकल 15 में कुछ आधार आएंगे और आर्टिकल 16 में कुछ आधार आएंगे। ये परीक्षा में पूछ लेता है एग्जामिनर। तो 5+2 कितने आधार हो गए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। चलो ये तो हो गए 16(1) और 16(2। अब अपने गेम शुरू होता है थोड़ा सा अलग। 16(3) तो मैं ये कहूं कि ये लाइन मैंने क्यों खींची, क्योंकि इसके बाद में शुरू होते हैं कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अपवाद शुरू हो जाएंगे। अपवाद वैसे गंदे वाले नहीं, इनके अपवाद शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटरवेंशन शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का, आरक्षण को लेकर, कुछ निवास स्थान को लेकर, कुछ SC ST के लिए बहुत सारे। तो इसको अगर कंपेयर करें अपन, तो 15(1) में क्या लिखा हुआ था और 15(2) में क्या लिखा हुआ था, तो वही सेम ही बात थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 15(1) में कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धमुजलस के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नौकरी की बात नहीं थी, मैं रिपीट करता हूँ। 15 हर एक सारी चीज में था, 16 केवल नौकरी की बात कर रहा है कि नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। फिर 15(2) में ये लिखा हुआ था कि सार्वजनिक जो जगह है, जिसमें आपको बहुत सारी सार्वजनिक जगह बताई गई थी, जिसमें आपको दुकान बताई दी गई थी, सार्वजनिक भोजनालय बताया गया था, होटल बताया गया था, आपको मनोरंजन समागम स्थल बताया था, फिर आपको सड़क बताई गई थी, इसके बाद में कुआं बताया गया था, आपको तालाब बताया गया था, इसके अलावा आपको तनाना घाट बताया गया था, फिर आपको समागम स्थल बताया था। इस पर कोई आपको रोक नहीं करेगा। तो देखो ये दोनों सेम हो गए ना, 15(1) 15(2, ये तो बेसिक बात बताता है। फिर 15(3) में अपवाद था कि बच्चों और महिलाओं के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। अब 16(3) में क्या लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद की कोई बात, ये संसद बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब रोकेगी नहीं। जो एक लगा हुआ, इसको देखते हैं क्या है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के विषय में कोई अपेक्षा व्यक्त करती हो। इस एक का मतलब पहले समझ के आपको कुछ बताने वाला हूं मैं। इस एक में लिखा हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या उसके संग्रह क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी के अधीन राज्य के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा व्यक्त करती हो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है, कोई काम की बात नहीं है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऊपर आपने क्या लिखा है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास। निवास यहां कह रहा है कि अगर संसद चाहे तो राज्य नहीं चाह सकता। तो जैसे ऐसा बोल दिया कि मान लो कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई और राजस्थान में वैकेंसी आई, तो फिर ऐसा हो सकता है कि राजस्थान के बच्चों को 100% सीट केवल ही राजस्थान के बच्चों को मिलेंगी, ऐसा हो सकता है। पर ये राजस्थान सरकार काम नहीं कर सकती, ये संसद कर सकती है। संसद से नोटिफिकेशन आके फिर राजस्थान सरकार कर सकती है कि भाई किसी पद के लिए आप एक तरफ तो कह रहे हो भारत के सारे नागरिक मतलब इक्वल रहेंगे, भाई निवास स्थान के आधार में भेदभाव कर ही नहीं सकते। फिर आप 16(3) में ये कह रहे हो कि भाई कुछ पद ऐसे होंगे जिनको हम रिजर्वेशन मान लो
ये इसी स्थानीय जो समुदाय है या राजस्थान के जो लोग हैं या मध्य प्रदेश के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगे 100% पद। आपने भेदभाव कर दिया। फिर केरल का आदमी जाके कोर्ट में चला जाएगा कि सर राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई है उसमें आपने सारे सारे पद किसको दे दिए, राजस्थान वालों को दे दिए। ये संसद नियम बना सकती है, संविधान में लिखा हुआ है। कल परसों बहुत एक मुद्दा उठा हरियाणा को लेकर, ऐसा मुद्दा केरल को लेकर भी उठा था, ऐसा मुद्दा महाराष्ट्र को लेकर भी उठा था। हरियाणा वाला लेटेस्ट है, उन्होंने कहा कि हम जो प्राइवेट नौकरी है हरियाणा में वो सारी सारी हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे। उन्होंने आरएस की तैयारी थोड़ी करी, उन्होंने पॉलिटिक्स लेवल से थोड़ी पढ़ी, उनको पता ही नहीं भाई तुम नहीं कर सकते ये काम। आज कोई मुख्यमंत्री ये सुन लो इसको ध्यान से, आज कोई मुख्यमंत्री ये घोषणा करे कि मैं ये जो पद है ना, जैसे भजनलाल जी कहें कि मैं ये जो पद है ये पद केवल राजस्थान के लोगों के लिए रिजर्व कर दूंगा, इसका मतलब उनकी पॉलिटी की तैयारी अच्छी नहीं है, वो नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ये बात कहें तो समझ में आता है। तो कुल मिला के तीसरा जो पार्ट है वो कहता है कि एक निवास की योग्यता जोड़ी जा सकती है। ये फला जो पद आया है इसमें पर्टिकुलर इस स्टेट के लोगों के लिए ये पद रिजर्व रहेंगे, पर ये निवास की शर्त कौन जोड़ सकता है, केवल संसद। क्यों रखा संसद को बताओ, यहाँ पे राज्य विधानमंडल क्यों नहीं रखा? हाँ फिर तो सारे राज्य अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी सीटें रिजर्व कर लेंगे, तो इन ऊपर वालों का क्या बनेगा? दो आर्टिकल क्यों जोड़े? ये हो गया 16(3), बस इतना ही है। कौन जोड़ेगा? संसद जोड़ेगी। निवास की शर्त जोड़ सकती है। समझ में आ गई बात? ये देखो अब असली गेम अब शुरू होता है। अब मैं एक बार 16(4) छोड़ूंगा और मैं डायरेक्ट आऊंगा 16(5) पर। इसका रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा। और फिर आऊंगा 16(6) पर, 16(5) और 16(6), टोटल 6 है ना। अब इसको समझे ध्यान से आप। 16(4) को तो बहुत अच्छे तरीके से कम 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हमें आधा पौन घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा कम से कम, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। 16(5) पर आ जाओ डायरेक्ट आप चुपके से रोक के देखो, देखिए 16(4) में क्या लिखा हुआ है। वो आपके लिए ये 10 मिनट बाद में 5 मिनट बाद में आ ही जाएगा। ये 16(4) को मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। 16(4) के 16(5) पे आ जाओ। 16(5) वापस अपवाद आ गया। अच्छा ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, मंदिरों में वैकेंसी आती है मुख्य पुजारी की, प्रशासक की, मस्जिद में वैकेंसी आती है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और किसी मंदिर में मुल्ला जी को लाके बैठा दिया और मस्जिद में पंडित जी को लंबी चोटी के साथ बैठा दिया, बताओ कियोस्क फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फैल जाएगा भाई। धार्मिक भावना तो हाथ हो ही जाएंगी ना यार। ये पंडित जी क्या जाने मस्जिद के बारे में, जबकि क्या लिखा हुआ है, मंदिर में वैकेंसी आई है देवस्थान विभाग में। अब कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो वहाँ टोपी लगा लगा के दाढ़ी के साथ चले गए मुस्लिम वाले, और उधर कोई मस्जिद में कहीं कोई वैकेंसी आई तो अपने वाले पूरी लंबी चोटी के साथ भगवा धारण करके जाके वहाँ पे बैठ गए तिलक लगा के। वो कह रहे हे अल्लाह, ये कह रहे हे भगवान, तो फिर तो मामला कियोस्क फैल गया ना। ये संविधान निर्माण देखो कितने खूबसूरत थे, उनकी सोच देखो कितने। योग्यता ऐसा नहीं है कि पुलिस की भर्ती हो तो पहले गोली चलानी आनी चाहिए। योग्यता तो हम सिखा देंगे आपको, ट्रेनिंग होगी 1 साल की। नहीं समझ में आया क्या? नमाज के नियम हम बता देंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी है। फिर तो आप ये कहो कि ये जो तहसीलदार कोई बनेगा आरएस में, तो तहसीलदार तो आप लायक ही नहीं, क्योंकि आपको ये जमीन के मामले और मजिस्ट्रेट के मामले कैसे निपटाओगे, वकीलों की बहस कैसे सुनोगे, ये सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। भी आप कैंडिडेट हैं तो वो तो सीख जाएगा भाई। किसी मुस्लिम को कहो कि दीवा बाती अगरबत्ती पूजा हनुमान चालीसा पढ़ना सीख ले, बोले सीख लूंगा मैं, ट्रेनिंग में 6 महीने की होगी। पर मामला कितना फैल जाएगा। इसलिए संविधान निर्माता इतना आगे का सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही 16(5) रख दिया। उसको पढ़ते क्या रखा? 16(5) में लिखा, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो उपबंध करती है कि किसी धार्मिक
या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप मतलब उसके क्रियाक्रम से संबंधित कोई पद उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला है, विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। इसका मतलब साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि भाई अगर किसी धार्मिक कोई रिलीजियस पद आता है तो वो उसी धर्म के लिए रिजर्व कर देंगे, और इसमें संसद नहीं चाहिए। ध्यान से देखिए 16(3) में संसद करेगी ऐसा नियम, यहाँ संसद की जरूरत नहीं है। इस कोई अनुच्छेद ऐसी विधि ये राज्य बना देगा। हमारे यहाँ देव स्थान विभाग में वैकेंसी आई है, केवल हिंदू अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ मस्जिद में वैकेंसी आई है, केवल मुस्लिम अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ याद रखें क्वेश्चन आ सकता है 16(3) और 16(5) दोनों ही अपवादों में संसद विधि बनाएगी, गलत है। 16(3) और 16(5), 16(3) में तो संसद बनाएगी, पर 16(5) में नहीं लिखा हुआ कौन बनाएगा। 16(5) में सामान्य लिखा हुआ कि कोई भी बना सकता है विधि, राज्य बना देगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इसको समराइज करूं तो मैं 16(5) में क्या लिख दूंगा कि धर्म के लिए पद, ठीक है, समझाएंगे ना, धार्मिक पद ऐसा लिख दिया मैंने, तो आप समझ गए इसको। ये रिलीजियस जो पोस्ट है ओनली रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन है ना, उन्हीं लोगों के लिए ये रिजर्व रहेंगे। अच्छा 16(6) को भी समझ लेते हैं। 15(6) हल्का सा याद आ रहा है क्या, शायद 3-1 महीने पहले हमने 15 पढ़ा था EWS वाला। वो EWS जो था 15(6) में, वो नौकरी को छोड़कर सब जगह EWS को आरक्षण था, बस 16(6) में नौकरी में आरक्षण दे दिया 10%। तो ये EWS जो है 103वां संशोधन हुआ। मैंने कैसे याद किया भाई, ऐसे याद कर लो कि ये 3 है इधर 6 है, ऐसा भाई 100 से ऊपर का ही होगा संशोधन तो, क्योंकि 100 तक तो आपने पढ़ रखे। 103 और इधर ये 6 है, 15 में भी 6 है तो 6-3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 103 में कितना % रिजर्वेशन मिल जाएगा इनको, 10%। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो यहाँ सुनाई नहीं जाएगी वरना टाइम लग जाएगा। बस इतना याद रख लो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनको। हालांकि संविधान में जो लिखा हुआ था, संविधान में जो जिन चीज़ों का जिक्र था वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा हुआ था, इकोनॉमिक्स का जिक्र नहीं आया। हालांकि PV नरसिम्हा राव ने प्रयास किया था पहले भी, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था उसके इस कानून को। उसने भी 10% आरक्षण ही दिया था, और उन्हीं को दिया था जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना कोई आधार नहीं है। उन्होंने इंदिरा साहनी का एक मामला अभी हम डिस्कस करने वाले, स्ट्रक डाउन कर दिया था PV नरसिम्हा राव की बात को। कोर्ट भी पैरेलल सरकार के अनुसार चलते हैं भाई। अब जब मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में आके जब ऐसा निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया, अच्छी बात है, देना चाहिए। अब एक आर्टिकल बचा 16(4), ये मतलब पूरे मूल अधिकारों में चर्चा में रहने वाला आर्टिकल है ये 16(4। पढ़ते 16(4) को क्या है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, पर ये छोटा नहीं है, बहुत मोटा है वैसे। पढ़ो इसको आराम से, ध्यान से। 16(4) के 3 भाग है, 16(4) खुद, 16(4) क, 16(4) ख। 16(4) क्या कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात, किस अनुच्छेद की, पूरे 16 की, पूरे 16 की बात है। ये 16(4) अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद तो 16 है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, या राज्य का मतलब जो 12 वाले को पिछड़े हुए, पहली बार पिछड़ा हुआ शब्द दिखा आपको, पिछड़े हुए नागरिकों के, तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यूं नहीं कोई अमेरिका वाला के यहाँ पे आपको आरक्षण मांग ले। नागरिकों के किसी वर्ग, ये क्लास की बात कर रहा है, के पक्ष में 2 शर्त आ गई। पहला पिछड़ा होगा,
और दूसरी शर्त क्या, जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। पहली बार आरक्षण शब्द का प्रयोग कौन से आर्टिकल में आया है, 16(4) में। समझ में आ गई बात है। इसका मतलब अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बस हो गया ये तो, अब नहीं हुआ, अब गेम अब शुरू होता है। हाँ 16(4), अब देखो इसमें हुआ क्या। 16(4) ने ये बोला कि आप जो 16 का आर्टिकल कह रहे हो कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करोगे। अब जाति के आधार पर भेदभाव होने वाला है, अभी देखना। ये 16(4) में लिखा हुआ है। हालांकि 16(4) में वर्ग शब्द का उल्लेख है, किसी वर्ग का, पर अब इस पर एक लंबी बहस चलेगी। हुआ क्या कि 16(4) का आर्टिकल जब लिखा हुआ था, तो अब ये भी तो पता करना है। देखो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को खोल के रखेंगे, कुछ मत देखो, इधर देखो। पिछड़े, मान किसको ले, पिछड़े कौन है। अब मुद्दा तो ये आ गया ना कि अब पिछड़े कौन है, ये किसको माना जाए। ये समझ में आता है कि ऐसे लोग जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं है भाई, एक तो पिछड़े होने चाहिए, पहली शर्त है कि वो पिछड़े होने चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि उनका प्रतिनिधित्व एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सरकारी नौकरी में, राज्य सेवाओं में। अब ये पिछड़े कौन होंगे, यहां तो केवल ये लिखा हुआ कि उन वर्गों को, ऐसे वर्ग, पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग, ये वर्ग की बात आ गई। तो यहां तो वर्ग लिखा हुआ, शब्द जाति लिखा ही नहीं है। आप पकड़ नहीं पाओगे मुझे पता। आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ये वर्ग शब्द लिखा हुआ है, ना कि यहाँ पे जाति लिखा हुआ है। जबकि आरक्षण यहाँ वर्गों के आधार पर थोड़ी मिल रहा है, यहाँ तो जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है। तो ये जाति शब्द कहाँ से ले आए फिर अपन। अब देखिए पिछड़े कौन है, पता नहीं है। ये तो समझ में आता है कि इसके डाटा तो अपने पास में है। इसके डाटा तो अपने पास अवेलेबल है कि पिछड़े कौन है, प्रतिनिधित्व कितना है। कि भाई पता लग गया कि देखो ये जो फला एससी के लोग हैं, ये तो 5% ही है आईएएस की सर्विस में, 40% ब्राह्मीण है, 30% राजपूत है, बाकी सारे कास्ट मिलाएंगे तो 5 ही लोग हैं। तो 5 तो नहीं होना चाहिए भाई। जैसे टोटल मान लो अपन ये माने कि इतने वर्ग है, मोटा मोटी 10 वर्ग है, तो सबकी 10-10 सीट तो होनी चाहिए। 10-10 भी नहीं हो तो कम से कम 5-7 सीट तो इनकी इसी में भी आनी चाहिए। तो इसके डाटा अवेलेबल है, इसको लेकर कोई ज़्यादा विवाद नहीं है। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ उस टाइम की स्थिति सोचिए। अब पिछड़े कौन है, अब हमें क्या पता पिछड़े कौन है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक यात्रा करनी पड़ेगी 340 की। देखो
340 पढ़े आराम से, तब आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। फिर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ाने वाला ही हूँ आराम से, लाइन टू लाइन उसको भी पढ़ेंगे। पहले ये समझ लो, राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों के वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण जांच के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, अब इंपॉर्टेंट बात आएगी, आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो यह ऐसे व्यक्तियों के से मिलकर बनेगा जो ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब जिम्मेदारी किसको दी? राष्ट्रपति को। वो 16(4) में नहीं दी, वो आर्टिकल 340 में दी। पिछड़े कौन है ये आप पता करो सर। कौन पता करे? राष्ट्रपति। और कैसे पता करे? एक आयोग का गठन करके करे। अब आ जाओ वापस। अब इसको वापस पढ़ो, देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब पिछड़े कौन है ये कौन जानेगा? राष्ट्रपति जानेगा। किस आर्टिकल से? और ये जानने के लिए किसका गठन करेगा? आयोग का। अब आ जाओ पीछे। राष्ट्रपति ने ऐसे 2 आयोगों का गठन किया। पिछड़े कौन है कौन जानेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद से जानेगा? 340 से। किसका गठन करेगा? आयोग का। और राष्ट्रपति ने इतने कैसे एक बना काका कालेलकर आयोग। काका कालेल, इनके नाम में काका रे काका जैसा ही काम किया इन्होंने। इनकी कोई ना सिफारिश माने ना कुछ और, इन्होंने अजीब सी रिकमेंडेशन दी, तो इनका कोई ज़्यादा नाम नहीं आता है। दूसरा महत्वपूर्ण आयोग ना, इसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग। ये मंडल जो आयोग है इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, शायद बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल। हाँ, बिंदेश्वरी बीपी होता है, बीपी मंडल। और जनता पार्टी सरकार जब आई 1977 के आसपास, तब इस आयोग का गठन किया और इसने 1.5 साल में अपनी सिफारिश दी। इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इसने कहा कि भारत में जो आप वर्ग की बात कर रहे हो, ये वर्ग, पिछड़े वर्ग, वर्ग कुछ नहीं है। अब वर्ग का मतलब ही भारत में क्या है? जाति है, पहली बात तो, ठीक है। क्लास रिफ्लेक्ट इनटू कास्ट एंड कास्ट रिफ्लेक्ट इनटू कास्ट, देयर आर नो सेपरेट एंटिटीज। ना कास्ट अलग है ना क्लास अलग है, या कास्ट ही क्लास है, क्लास ही कास्ट है। पहली बात तो ये बताई, ठीक। सोशोलॉजी में अलग है जाति और वर्ग, यहाँ नहीं बताई। तो कहा कि ठीक है सर, एक बात समझ में आ गया कि क्या क्या है। जो वर्ग की बात करे हुए तो जाति है, तो इसका मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि जो बात वर्ग लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? जाति लिख देता हूँ, क्योंकि आयोग ने बता दिया। दूसरी बात सुनेंगी इंटरेस्टिंग, इन्होंने कहा कि भारत में 52% जाति पिछड़ी है। इसका मतलब 48% ही लोग हैं वो अगड़े हैं। 52% जातियां, जैसे लेट अज्यूम 100 टोटल जातियां हैं, उनमें 52 जातियां पिछड़ी हैं, 52%। और एक नंबर बताया इन्होंने 3743, याद नहीं रखना आप लोगों को। इन्होंने कहा कि इनकी संख्या है 3,3,7,4,3, इतनी जातियां भारत में पिछड़ी हैं, इतने पिछड़ी जातियां रहती हैं। वर्ग का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने पहली लाइन में कि वर्ग की जाति है, और पिछड़ी कितनी है? 52%।
और इनको आपको कहा कि जो रिजर्वेशन देना चाहिए कम से कम वो आधा तो दो, आधे से थोड़ा कम 27% इनको आरक्षण आपको देना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इन जातियों को, इन वर्गों को, कौन से वर्गों को? ऐसे वर्ग जो पिछड़े हैं, किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, बट क्लास रिफ्लेक्ट इनटू कास्ट। समझ में आ गया यहाँ तक बात? तो कहा कि आपको 27% इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। इतने परसेंट जातियाँ पिछड़ी हैं और 37-43 है वो टोटल। काका कालिया ने कहा कि सारी महिलाएं पिछड़ी हैं, इनको भी दे दो। ताकि काका ऐसी बात नहीं है, सारी महिलाएं पिछड़ी नहीं है। एक ब्राह्मण महिला पिछड़ी होना और एक SC की महिला पिछड़ी होना, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। बोले क्या ब्राह्मण महिला गरीब नहीं हो सकती? क्या हो सकती है। अगर कोई ब्राह्मण पुरुष गरीब है और एक ST का पुरुष गरीब है, उन दोनों का अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए, ST का पुरुष इसलिए गरीब है क्योंकि उसे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने दी। और अगर कोई ब्राह्मण या जनरल का कोई पुरुष गरीब है, इसका मतलब वो हो सकता है कि काम में निठल्ला हो, काम चोर हुआ हो, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा, उसको किसी ने रोका नहीं आगे बढ़ने के लिए। वो बढ़ सकता था, यहाँ तो बढ़ने ही नहीं दिया ना। इसलिए इन्होंने बताया कि कम से कम 52% ऐसे हैं जो पिछड़े लोग रहते हैं यहाँ पे। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए काका की बात तो नहीं मानी, काका कालेलकर की। इनकी बात अमल में लाते इतने में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तो मंडल आयोग की रिपोर्ट रखी की रखी रह गई। पर वही बात है कि कोई न कोई कर्ण अर्जुन आएगा आगे, और वो कर्ण अर्जुन आया 90 में। कर्ण पहले आया, अर्जुन बाद में आया। अब हम 1980 की बात है, 1980 में ये सारी इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दे दी और अच्छे अच्छे शब्दों में रिपोर्ट को लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब होता क्या है अगले पेज पे, 90 की बात है। प्रधानमंत्री बनते हैं VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारत के से कौन से प्रधानमंत्री, इनको मांडा राजा कहा जाता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। मांडा एक जगह, वहां के राजा थे ये, राजा जी प्रधानमंत्री हैं। विश्व और राजा तो राजा वाली चीजें सोचेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वर्षों पहले पड़ी हुई मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन लिया इन्होंने। और 1990 में इन्होंने 20% रिजर्वेशन ग्रांट कर दी, 27%, 27%। ठीक। अब जब 5% आरक्षण भी देते तब भी इतना बड़ा बवाल हो जाता है। तो बहुत बड़ा बवाल हो गया जब इन्होंने रिजर्वेशन दिया। शायद DU के सामने एक बच्चे ने तो आत्मदाह कर लिया, केरोसिन लगा के जल गया, जनरल का था, कि फिर हमारे तो नौकरी बचेंगी नहीं। क्योंकि जब भी सरकार कोई पॉलिसी लागू करती है उस प्रॉपर ज्ञान के अभाव में, अभी आरक्षण की समझ तो हमें अब तक नहीं है कि कैसे मिला होगा, क्या होता है इसमें। जब भी कोई, जैसे क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट है BSc ST वाला, इसको मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ आपको, भी शायद टाइम मिले तो। क्रीमी लेयर का कि SC ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर देते हैं, तब फिर एक नैरेटिव फैला दिया जाता है कि सरकार आरक्षण खत्म कर रही है। लोगों को इतना नॉलेज थोड़ी होता है हर एक चीज़, हर एक अंडरस्टैंडिंग का कि क्रीमी लेयर क्या होता है। असल में क्रीमी लेयर का तो 95% लोगों को अभी भी अर्थ पता नहीं, बोलते क्रीमी लेयर है। भाई क्रीमी का मतलब क्या होता है? मलाई, क्रीम, और लेयर का मतलब परत। तो ये अगर पूरा दूध का टोकरा भरा हुआ है, कटोरा भरा हुआ है, इसमें जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली मतलब जो बहुत मोटी चमड़ी की परत है, ये क्रीमी लेयर होती है अपनी, क्रीमी और लेयर परत। इनको फायदा मत दो भाई, इनको जरूरत नहीं है, अभी इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है। तो क्रीमी लेयर को OBC से भी हटाते हैं, मलाई वाली परत को।
कि जो मलाई की परत खा रहे हैं उनको हटा दो और बाकी को दो आप आरक्षण। ये ओबीसी में भी लागू, आपको पता ना, एक सर्टन अमाउंट सीमा तय कर जाते हैं कि आपकी साल का इतना इनकम हो रहा है, आपके 8 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख, टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। ये जो मलाई खा रहा है उसको हटा दो, बाकी को आरक्षण दो। यही कुछ SC ST में करने का प्लान था, पर जनता समझ नहीं पाई, कहा कि सरकार आरक्षण खत्म कर देगी। मैं सरकार का कोई यहाँ पे प्रमोटर नहीं हूँ, मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई पॉलिसी लागू होती है उसका एक गलत नैरेटिव फैला दिया जाता है कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर कहा कि 27% आरक्षण अगर इनको पिछड़ों को दे देंगे तब अपने लिए संकट खड़ा हो जाएगा, अपनी नौकरी खत्म हो जाएंगी। बहुत प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, पर लागू हो गया। अब होता क्या है, इसके थोड़े से टाइम बाद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं, नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने इसमें 2 परिवर्तन कर दिए, इस रिजर्वेशन वाले में। मतलब ये लागू हो गई इस रिपोर्ट में दो चेंज कर दिए। प्रोटेस्ट चल रहे थे, मामले चल रहे थे, क्लब हो रहे थे। ये VP सिंह का है। और फिर 1992 के आसपास की बात है, जब PV नरसिम्हा राव बनते हैं, ऐसे VP का उल्टा कर देना, PV नरसिम्हा राव, तो उन्होंने इसमें 2 चेंज कर दिए रिजर्वेशन वाली इसमें। पहला इन्होंने कहा कि ये जो 27% आरक्षण आप दे रहे हैं, 27% OBC को, ये क्रीमी लेयर के अंडर में रहेगा। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है मलाई वाली परत जो खा रहे उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? इसका मतलब अदर बैकवर्ड जो क्लास है, कास्ट है, जो आप एक बार पढ़े, अन्य पिछड़ा वर्ग ही लिखा हुआ, वहां भी अन्य पिछड़ा कास्ट नहीं लिखा हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्यों? क्योंकि 16 में भी वर्ग लिखा हुआ है। भले ही बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की रिपोर्ट में जाति से रिप्रेजेंट करवाया इसको, पर क्लास लिखा हुआ है। कहा कि OBC में 2 ग्रुप हो जाएंगे। एक अन्य पिछड़ा वर्ग में वो लोग जो समृद्ध हैं वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और इसी OBC में वो लोग जो समृद्ध नहीं है, पिछड़े हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो आप फॉर्म भरते हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर को सिलेक्ट करते हो, मतलब अपन गरीब है ना, तो हम एक चीज में दान दो आरक्षण का, ऐसा करके ये क्रीमी लेयर, ऐसा। समझ में आ गई बात? साथ में PV नरसिम्हा राव ने कहा कि भाई OBC को तो आपने कर दिया, पर कोई ब्राह्मण भी तो गरीब हो सकता है, वहां भी तो पिछड़े लोग हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, 10% जो रिजर्वेशन है वो मैं अभी जनरल लिख देता हूं कि जो जनरल के जो बैकवर्ड हैं उनको मिलेगा। तो आज का कॉन्सेप्ट थोड़ी है EWS का, एक बार और बहुत पहले आया था, भले ही वो अलग फॉर्मेट में था, पर था तो यही। अब आपके दिमाग में एक सही सवाल आ रहा होगा, मैं इस कहानी को बहुत रिड्यूस कर रहा हूँ, 6 घंटे चलने वाली स्टोरी को आपको मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि सर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, पर यहाँ कहाँ है? यहाँ आएगा। अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, यार ये आरक्षण कैसे, आरक्षण वाले हो चाहे कोई भी सरकार के फैसले जाते हैं कि इसका JR जुडिशियल रिव्यू कर दो आप। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया वो मंडल केस के नाम से या इंदिरा सहानी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ 1992 का बाद। देखो 2 राजनीति भारत में बहुत चलती है, मंडल और कमंडल। कमंडल जानते क्या है? तो हाथ में ले, हाँ वो नहीं, इसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था, बोले भाई ये लागू करेंगे। तब फिर BJP ने कहा कि आप जाति हम धर्म,
हम बाबरी दादरी ये करवाएंगे, तो हमने वो सेफ्रॉन पॉलिटिक्स शुरू करते हैं और ये करते हैं रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। अभी चुनाव में मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे था ना, अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी, क्योंकि वो आरक्षण को चाहती नहीं है। किसको बढ़ावा दे रही है बोले मोदी सरकार? धर्म को, सेफ्रॉन को, ठीक है। और जब बीजेपी को अपना प्रोपोगेंडा फैलाना होता है या प्रचार करना होता है तो कहते हैं कि ये धर्म विरोधी है कांग्रेस वाले, ये मुस्लिमों को प्रमोट करेंगे, ये वो आरक्षण दे देंगे, ये आरक्षण दे देंगे। तो मंडल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कांग्रेस का कॉन्सेप्ट और कमंडल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है बीजेपी का कॉन्सेप्ट। वो फिर बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ। भाई समय का इतना अभाव है कि आप इसको झेल भी नहीं पाएंगे, इसलिए अपन मंडल और कमंडल आपको समझा दिया मैंने वर्ड के तौर पर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और इंदिरा साहनी केस के नाम से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा, आपको क्या लगता है? ये डिसीजन लेगा कि ये तो रहेगा ही रहेगा, नहीं इनको क्यों दिया, तो दे दिया, इनको क्यों दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव की एक बात को की तो मोहर लगा दी और एक बात को स्टक डाउन कर दिया, नहीं जनरल को आरक्षण देने की जरूरत नहीं है अभी, आपको समझ में आ गया। और इंदिरा साहनी इतना जबरदस्त केस था कि ये बेंचमार्क स्थापित कर दिया इसने, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया आरक्षण को लेकर। जब भी आप रिजर्वेशन देंगे कि पहला ध्यान रखेंगे इट शुड बी इन द सीलिंग लिमिट ऑफ 50%। सारे मिला मिलो कि आप कितना परसेंट में देंगे, 50% की सीमा होनी चाहिए। फिर बात आपके दिमाग में आती है कि सर तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, वो कैसे कर दिया? उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया, इसलिए उसका जेआर अब हो नहीं सकता। जेआर की एक सीमा के पहले डाला हुआ है, फिर बाद में बात कर लेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब भी आप रिजर्वेशन प्रदान करेंगे आपको कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जब रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि साहब यहाँ पे आप एफिशिएंसी देखेंगे, बैकवर्डनेस देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। तीसरी बात, इन्होंने इस 20% पर क्या लगा दी, मोहर लगा दी। बात समझ में आ गया। और चौथी बात ये कि जो क्रीमी लेयर वाली अवधारणा थी, क्रीमी लेयर वाली, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, सही ठहराया। तो क्वेश्चन आपको है कि इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है? तो ये जो मंडल जो रिपोर्ट थी उससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट चला गया। मैं बहुत लिमिटेड कर रहा हूँ, आगे तो हम लक्ष्मीकांत से पूरा देखने वाले ही हैं, स्टोरी पूरी समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ गया। फिर ये चलता गया चलता गया चलता गया और अब ऐसा हुआ, देखो साथ में इन्होंने एक बात और बोल दी कि जब भी आप SC ST को रिजर्वेशन प्रदान करेंगे तो ये केवल एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन एंट्री पॉइंट। समझे आप इस बात को? इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए 16/4 और 16/4 के और खिलाया गया। लिखता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। आरक्षण वो एंट्री पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे कोई एक SC का व्यक्ति, ST का व्यक्ति, OBC का व्यक्ति है, ये IAS बन गया रिजर्वेशन से, अब जब प्रमोशन होगा तब प्रमोशन में आरक्षण लागू मत करो आप। समझ में आ गई क्या? वहां ये मत देखो कि SC का है इसलिए इसका प्रमोशन, इसका ही प्रमोशन, इसका ही प्रमोशन। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए 16/4 के
77वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। फिर वापस सुप्रीम कोर्ट में एक एम नागराजन केस है 2006 का। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए वापस 16(4) के जोड़ दिया गया। वापस जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो उसने कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंशियल जो कॉन्सिक्वेंशियस प्रमोशन होता है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटीज होती है। अब ये आप अभी एक बार केवल वर्डिंग जान ले। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो हेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए कि जैसे बैक टू लाइन एक व्यक्ति 5 साल सर्विस कर रहा है, उसके साथ वाला 5 साल का, ये एससी का है तो इसका 2 साल पहले प्रमोशन हो गया, इसका 3 साल लेट हो रहा है, ये सीनियर हो गया ना, इसकी सीनियोरिटी नहीं है, फिर इक्वल खेलेंगे। इस प्रभाव को खत्म करने के लिए 16(4) खाया 81वें संविधान संशोधन के द्वारा। सर हमें तो बस की बात ही नहीं, क्या आपने क्या बता दिया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, प्रमोशन, इतना याद रख लो। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था आरक्षण होगा वो केवल एंट्री पॉइंट पर होगा, रिजर्वेशन जो मिलेगा ये प्रमोशन में नहीं मिलेगा। इन दोनों बातों का या बैकलॉग कोटे को, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को खत्म करने के लिए अपने पार्लियामेंट ने 2 संशोधन किए, 16(4) के, ये 16(4) और 16(4) ख। ये आरपीसी कई बार पूछती है। 77वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये 81वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दोनों चीजें जोड़ी गई। इसके बाद आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले एक मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा कि जिस प्रकार ये जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा है। वही बात है भाई, आईएएस है, अब आईएएस है तो क्रीमी लेयर में आ गया। अब उसके बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, इसका कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है। पिता आईएएस हो तो फिर बेटा है वो हमेशा क्यों आरक्षण के दम पर ही उसको आईएएस बनाना है? अगर आपको आईएएस ही बनाना है तो सरकारी नौकरी में लाना ही है तो फिर आरक्षण के दम पर क्यों? तो मामला ये था कि क्यों ना जिस प्रकार ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया जाए, उसी प्रकार एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू कर दिया जाना चाहिए। पर ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल डाली सरकार के पाले में कि ऐसा कोई अगर आप लॉ बनाए और उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए एससी एसटी के लिए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। चुनाव से पहले का एक मुद्दा था ये, इसको लेकर फिर एक अलग ही पॉलिटिक्स चल पड़ी। हो सकता है क्लास आप लोग देखें तो आपको कुछ कोई ऐसा कमेंट करने का भी मन करे यार ये नहीं आरक्षण के खिलाफ की बात नहीं है, ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हुए हम तो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये टोटली डिपेंड करता है हम भारत के लोग, प्रस्तावना में पढ़ाया है। दूसरा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, संसद सर्वोच्च है, और तीसरी बात जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट। तो जनता सर्वे सर्वा है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी संसदीय संप्रभुता है, और जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट पास। तीनों मिलकर फैसला करेंगे। हम केवल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सही गलत हमें पता ही नहीं है। चलिए, ये स्टोरी आपको समझ में आई क्या जो डेवलपमेंट के लिए चली? अब हम आते हैं लक्ष्मीकांत किताब में क्या लिखा हुआ है। मूल आर्टिकल हमने पढ़ा, अगर आपको समझ में आए तो 16(4) और 16(4) ख भी एक बार पढ़ के बता दूं ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व है राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ध्यान से सुनो, यहां तक तो ठीक था। देखो, इसको पढ़े ध्यान से। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को एससी और एसटी के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व सेवा में नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ध्यान से पढ़े, मैं इसको काट रहा हूं एक बार। नहीं है राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अगर ये इतना ही होता तो इसका अर्थ होता कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्रमोशन में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा नहीं पता है, केवल आरक्षण मिलेगा। और ये बात फिर इंदिरा साहनी केस की थी
कि आप प्रमोशन में आरक्षण आपको नहीं देना है, पर इस आर्टिकल में क्या लिख दिया वो देखें आप। वर्ग के पदों पर यह है परिणामिक, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी सहित ये भी भंग होगी पदोन्नति के मामले में। ये लो, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा, ये कहां पे लिख दिया 16(4) के, समझ में आ गया। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ, 2 का मतलब है 77वां संविधान संशोधन 1995 से लिख दिया, और मामला कब का था 1992 का, इंदिरा साहनी मामला। ठीक है, चलिए आगे और देखें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, वो तो एक अलग मुद्दा, पर अभी ये बात समझ में आ गई है आपको। अब देखो ये क्या कहता है 16(4) है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में, ये बैकलॉग कोटे की बात है, वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या 4 के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने वाली आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें वो भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये बैकलॉग कोटे के पदों को भरने की बात कह रहा है। इस साल मान लो कुछ पद खाली रह गए, अगली साल वो पद अगर जुड़कर आएंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बाकी तो बैकलॉग कोटे पर हम एक बार और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। बैकलॉग कोटा है, अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अपने यहाँ मतलब छोटी सर्विसेज में, पर जैसे IAS IPS और ये जो अच्छी सर्विसेज होती हैं इनमें ये जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी और इनका इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर आज आप साथ में IAS की सर्विस ज्वाइन करते हैं तो 10 ईयर डाउन द लाइन 10 साल बाद में अगर आप प्रमोशन लेके, अगर आप रिजर्वेशन से प्रमोशन लेके आप जा रहे हैं तो आप बहुत सीनियर हो जाएंगे अपने जनरल समकक्ष की तुलना में। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन चीज़ों का, समझ में आ गया बात। ये सोच के देखिए कि ज्वाइनिंग में एक एक दिन का फर्क पड़ता है, कि 1 घंटे और मिनटों का फर्क पड़ता है जब आप ज्वाइन करने जाते हैं। तब आपकी ज्वाइनिंग कितनी बजे की है, किस तारीख की है, अगर किसी ने अगले दिन ज्वाइन किया तो सबसे जूनियर हो जाएगा अपने बैच में ही। अब ये वर्षों का फर्क पड़ रहा है तो भाई, और इस पर हम जब बात करेंगे तब और डिटेल से बात करेंगे विस्तार से, कि मैंने केवल मोटा मोटी आपको समझा दिया है, ठीक है, और इस पर लंबी बात हो सकती है। अब बात करते हैं लक्ष्मीकांत की। ये अब आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन की नियुक्ति के संबंध में बात कह रहा है। अवसर की समानता, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये सारे आधार लिखे गए हैं। आगे देखो, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त जोड़ सकती है, हमने बता दिया। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 की के बाद वर्ष 1974 में समाप्त हो गया। इस आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तरह अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। राज्य की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसी पद को पिछड़े वर्ग पक्ष में बना सकता है, इसका राज्य में समान एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसी विधि के तहत संस्था कार्यकारी परिषद के सदस्य किसी धार्मिक आधार वाली बात आ गई। मंडल पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया कि मंडल पॉलिटिक्स में क्या हुआ था। 27% आरक्षण, 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया। मंडल केस कोर्ट में गया, फिर पिछड़े वर्गों को रोजगार के आरक्षण की बात की गई। न्यायालय ने 10% को अस्वीकार कर दिया, 27% आरक्षण लागू कर दिया। न्यायालय ने ये सारी बात बताई। अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। पदोन्नति में, प्रमोशन में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, केवल एंट्री पॉइंट पर आरक्षण होना चाहिए। पदोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, 97 तक, 97 तक लागू रह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको पदोन्नति में भी देना है तब फिर सब बराबर आ जाएंगे, केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। अब ये असाधारण परिस्थिति कौन सी है, इनको भी डिटेल है इनकी भी। आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए, एवरी ईयर। कहीं बैकलॉग को जोड़ के फिर आगे नहीं ले जाओ। आगे ले जाने का नियम, कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या कहा कोर्ट ने कि कैरी बैक
जानते कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? इस साल मान लो एससी को समझ लो, इस साल मान लेते हैं कि एससी के लिए 5 सीटें आई, एसटी के लिए मान लो 5 सीटें आई, बाकी मान लो 10 सीटें जनरल के लिए थी, और मान लो 10 सीटें या 15 सीटें ओबीसी के लिए थी। इसका मतलब ये जो टोटल पोस्ट थी मानो कि इनको आरक्षण के अनुसार इनको सबको मिल गया, इनके 27% आरक्षण, इनकी 15 सीट आ गई, इनको रिजर्वेशन के हिसाब से 5 सीट, और इनका कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, ओपन कैटेगरी है। ये सब आरक्षण के अनुसार ये पद मिल गए, और टोटल आरक्षण कितना मिल गया इन पदों को जोड़े तो 50%, और ये मान लो 50%, ऐसा मान के चलो, ठीक है। जैसे 15, 5, 20, 20, 5, 25, ये मान लो 25 पद इधर लिख देता हूँ मैं ताकि पूरी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। इनको आरक्षण मिल गया, इनके पद हो गए, इनके पद हो गए, ये 50% की मान लो सीमा में 50%। अब ये पद मान लो इसमें से 10 पद इसमें खाली रह गए, ध्यान से देखें, 10 पद खाली रह गए, इसमें 3 पद खाली रह गए, और इसमें 2 पद खाली रह गए। इसका मतलब 10, 3, 13, 13 और 2 15, जबकि ऐसा कर लो 10, 10 और 2 12, 12 और एक और देख लो मान लो 13, ये पद खाली रह गए। अब अगले साल जब वैकेंसी आएंगी तो कोर्ट ने ये कहा कि ये नहीं कि वो आरक्षण तो अलग से प्रावधान कर दो आप और सीटों का, ये सीटें और जोड़ दो उन्हीं में, इसको बोलते हैं बैकलॉग, कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाने का नियम है। छोटा सा समझ लो, इस साल जो आरक्षण के लिए आपको सीट मिली थी वो अगर अगली साल आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, खाली रह गई सीटें, तो ऐसा मत करना कि कहीं 50% तो वो सीटें दे रहे हैं, ये बाकी पिछले साल वाली और उसमें जोड़ देंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड का नियम बोलते हैं, बैकलॉग कोटा। अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में अति जोड़, ओवर इंक्लूजन या न्यून जोड़ परीक्षण के लिए स्थायी गैर स्थायी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई आरक्षण आज आप दे रहे हो 27%, ये जीवन भर के लिए स्थायी मत कर देना कहीं आप, ये बस लागू हो गया। टाइम टाइम पर आयोग बनाना, वो आयोग समीक्षा करेगा कितना इंक्लूजन हुआ है, कितना एक्सक्लूजन हुआ है। मतलब कुछ जातियां जो लगता है कि अब ये पर्याप्त रूप से समृद्ध हो गई तो उनको बाहर निकाल देना, नई जातियों को जोड़ देना। पर भारत में आपको पता है केवल अपने यहाँ इंक्लूजन का नियम है, एक्सक्लूजन का नियम लागू होता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बात चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई जाति हटी नहीं है, जुड़ती जाती है, हट कैसे सकती है? हट गए तो फिर तो मर गए। देखो, उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए? बॉल किसके पाले में चलेगी? सरकार के पाले में। अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसमें स्वीकार कर लिया गया, रामनंदन कमेटी बनी अन्य पिछड़ा क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए, और वो एक्सेप्ट भी होगी बात। संसद ने एक अधिनियम द्वारा 93 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। नौकरी आरक्षण के उद्देश्य सूची में नाम जोड़ने और निकालने पर विचार करने संबंधित था, कोई काम का नहीं है। ये देखो, पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में, पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संविधान संशोधन 1995 में पास किया गया। इसमें अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ दी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान कर दी कि राज्य सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मत देना। इस बात को खत्म करने के लिए, इस सुप्रीम कोर्ट के इस प्रभाव को खत्म करने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया, और इसमें ये व्यवस्था जोड़ दी 16(4) कै में कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवा तो आरक्षण के नियम के तहत पदोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी 1955 के प्रभाव से किया गया था, 1995 के प्रभाव से। अब ये समझ में नहीं है, यही है वो कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी कि इसको यार 1 मिनट में समझा देता हूँ, ऐसा समझ ले बस 1 मिनट में। यहाँ दो लोगों ने साथ नौकरी ज्वाइन करी, ए और बी ने, समझ में आ गया? ये आज की डेट है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, क्योंकि ये एसटी का व्यक्ति है, ये एससी का है, ये जनरल का है।
आज नौकरी ज्वाइन की मतलब दोनों इक्वल है। ऐसा है कोई आरक्षण से लगे चाहे जनरल से लगे, एक पद पे आ रहे हैं, समान डेट को ज्वाइन करें, दोनों इक्वल हो गए, कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं है। अब 5 साल बाद देखते हैं भाई, 5 साल बाद ऐसा होगा कि हो सकता है कि एसटी वाले का प्रमोशन हो जाए, इसके पद खाली थे तो एसटी वाला, क्योंकि ये व्यवस्था अब प्रमोशन हो जाए एसटी का आरक्षण की वजह से, तो आप कहोगे सर प्रमोशन में लागू तो नहीं आरक्षण, सरकार ने कर दिया 77वें संशोधन से। मामला सुप्रीम कोर्ट में, एम नागराजन मामला। अब आरक्षण मिला इनको और ये 3 साल में ही मान लो सीनियर बन गया, सीनियर आईएएस बन गया ऐसा मान लो, या ये बन गया डिविजनल कमिश्नर बन गया है, ये व्यक्ति आईएएस की नौकरी जो करी, ये कितने साल बाद बनेगा? 5 साल बाद प्रमोशन होना था इनका, ये तो 3 साल में प्रमोशन ले लिया, तो इसके 2 साल बाद में ये प्रमोशन लेगा, मतलब इसका प्रमोशन तो 5 साल बाद ही होना है। अब ये यहां कुर्सी पर नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि 3 साल पहले का प्रमोटेड व्यक्ति है, तो इसका मतलब इसका तो जूनियर ही होएगा, ये तो यहीं बैठेगा, वो तो 2 साल पहले ही प्रमोशन ले लिया। तो अब अगला जो प्रमोशन होगा तो मान लो 10 साल में होना है, तो ये तो इसका तो 8 साल में हो जाएगा, ये वापस इसका जूनियर हो गया। ये व्यवस्था करी 77वें संशोधन के द्वारा कि ये हो जाएगा। फिर मामला गया, तब ये कहा कि चलो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, आप ये जो प्रमोशन आप दे रहे हैं रिजर्वेशन के थ्रू दे दो, पर जिस दिन ये इस नौकरी पर जाएगा दोनों ज्वाइन इक्वल हो जाएंगे, चाहे ये 3 साल बाद इसका प्रमोशन हो चाहे 6 साल बाद हो, जिस दिन ये ज्वाइन करेगा इस पद के ऊपर प्रमोशन होगा, उस दिन ये दोनों सीनियर जूनियर नहीं, उनको इक्वल समझा जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, कि ये भंग नहीं होगी, ठीक है। पारमाणिक परिणामिक ज्येष्ठता, इस बात को वापस खत्म करने के लिए 85वां संविधान संशोधन लाए कि नहीं, सीनियर इज सीनियर। इसका मतलब अब क्या व्यवस्था है कि ये चाहे एक ही दिन इन्होंने ज्वाइन किया हो, प्रमोशन होगा, आरक्षण के थ्रू प्रमोशन हुआ। पहली बात तो आरक्षण के थ्रू प्रमोशन हुआ, ये बात 77वें संविधान संशोधन की है, और ये हमेशा जूनियर ही रहेगा, ये बात 85वें संविधान संशोधन की है। आप आगे देखते हैं, समझ में आया ना आप? तो चलो, बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में निर्णय 81वें संशोधन 2000 के तहत रद्द किया गया। इसे अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ दिया, इसमें राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों के अनुवर्ती वर्षों में भरे जाने के लिए शक्तिशाली बना दिया गया। अब ये जो बैकलॉग कोटे वाली बात थी ना, कि बैकलॉग पदों को जोड़कर भी आप 50% की सीमा का उल्लंघन मत करना, इसको भी स्टक डाउन करा दिया 81वें संविधान संशोधन ने। इस तरह के आरक्षण वर्ग को उस वर्ष में जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा जाए, ताकि आरक्षण की 50% सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसे बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। अब वो भाई सेपरेट ही रहेगा, बैकलॉग वाली का एक आरक्षण हो तो पिछली बार का था आरक्षण, इस बार का तो 50% अलग से होएगा। 76वें संशोधन अधिनियम 194 ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 94 नवीन सूची में डालकर और ये 50% से 69% तक कर दिया। ये पूरी स्टोरी है आरक्षण की, आर्टिकल 16 की। अब वैसे ही कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी हम 17 को लेकर भी पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से क्लास लंबी हो गई, तो ऐसा करते हैं, आरक्षण वाला मुद्दा आपको समझ में आया, कैसे आरक्षण मिला, क्रीमी लेयर क्या है, SC ST के आरक्षण का विवाद, ये सारा तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं EWS वाला, ऐसे कर ले, मैं आपको जुड़वा देता हूं यहाँ पे। हाँ, ऐसा कर लें कि 15, 16, 6 ये हमने डिस्कस कर लिया। देखो ये रहा, उस टाइम आपका नींद विंद होगा कोई, ये रहा 16/6 103वां संशोधन और 10% EWS को रिजर्वेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी कर दिया, मतलब मोहर लग गई, सही है, दिया जा सकता है। तो ये व्यवस्था पहले से भी थी, ठीक है। स्टोरी आपको बढ़िया लगी कहानी? चलो, ऐसी कहानी और सुनाएंगे अगले आर्टिकल में, मिलते हैं नेक्स्ट में।